बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 16 है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ डिस्कस की गई हैं जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, ऑफिस के और वेब के और कंप्यूटर में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से शॉर्टकट की हम देखेंगे। कंट्रोल सी, ये सबसे कॉमन है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए जब एटम सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल सी दबाते हैं। तो कंट्रोल सी दबाने से कोई भी कॉपी हो जाती है। इसके अलावा कंट्रोल एक्स है, किसी भी चीज़ को हमने अगर कट करना हो तो इसके लिए कंट्रोल एक्स है, तो इसका आंसर है कट। इसके बाद कंट्रोल पी है। कंट्रोल पी किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल पी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी से हमने कोई भी चीज़ कट की है या कॉपी की है तो उसको हम पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल पी जो होती है वो पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसके अलावा बाद है कंट्रोल जेड। जब हम ऑफिस के ऊपर कोई काम करते हैं, वर्ल्ड के या पावर पॉइंट के किसी और भी चीज़ के ऊपर, तो कंट्रोल जेड दबाने से वो चीज़ दोबारा पीछे बैक चली जाती है। तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अनडू। इसी तरह एक कंट्रोल वाई है, वो क्या करता है, वो रीडू करता है। किसी भी आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं तो डिलीट का बटन दबाते हैं तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है। ये चीज़ जब डिलीट होती है तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होती, बल्कि ये रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो इसके बाद अगर हम शिफ्ट दबा के कोई चीज़ को डिलीट करेंगे तो वो चीज़ परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यानी कि रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी बल्कि परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, तो वो चीज़ परमानेंट डिलीट हो जाती है, ना कि रिसाइकल में जाती है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग एटम, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ पकड़ी है, दो फोल्डर हमें स्क्रीन पे अगर शो हो रहे हैं, एक डेस्कटॉप का और एक हार्ड ड्राइव EFG में, तो बजाय कि हमने कोई चीज़ वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके एंड पे जाकर पूरा सर्च करके उस फोल्डर में जाकर पेस्ट करनी है हर हाट में, इसका ये भी हल है कि दो फोल्डर विंडो के सामने ओपन कर लिए जाएँ और वहाँ से कोई भी आइटम हम उसको कंट्रोल और उसको सेलेक्ट कर ड्रैग करेंगे तो दूसरे फोल्डर की तरफ जाएंगे तो वो जो आइटम है वो कॉपी हो जाएगी। यानी कि बजाय कि हम उसको कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल V करें तो हम ड्रैग करके आइटम दूसरे फोल्डर में लेके जाएंगे तो वो आइटम कॉपी हो जाएगी। तो इसका आंसर है कॉपी ऑफ सिलेक्टेड आइटम। इसके अलावा कंट्रोल जब हम शिफ्ट ड्रैगिंग आइटम करेंगे तो उस जो आइटम को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका एक शॉर्टकट बन जाएगा। शॉर्टकट ये होता है कि हमने अगर कोई चीज़ बार बार एक्सेस करनी है, बार बार हमें फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ता है, तो उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया जाता है। उसको हम डेस्कटॉप पर रख लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस शॉर्टकट को क्लिक करते हैं तो हमें वो डायरेक्ट उसी फ़ोल्डर के अंदर ले जाता है या डायरेक्ट उस फाइल के पास ले जाता है। तो किसी का शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग आइटम करेंगे तो उसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये यूट्यूब जो एक फ़ोल्डर है जो मैंने रखा हुआ था, तो इसके लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके ड्रैग किया तो इसका एक ये शॉर्टकट बन गया। शॉर्टकट और फोल्डर में ये फ़र्क होता है कि शॉर्टकट के ऊपर इस तरह का छोटा सा एक तीर का निशान होता है और फोल्डर के ऊपर इस तरह का नहीं होता है। ये ओरिजिनल फोल्डर होता है, ये किसी भी जगह अंदर हो सकता है हार्ड के अंदर, और इसको हम अपनी एक्सेस के लिए डेस्कटॉप पे शो करवा देते हैं। तो जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें यूट्यूब के फोल्डर पे ले जाएगा। तो इसका आंसर है शॉर्टकट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। फिर F1 जो होता है वो हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या कहीं भी जगह F1 दबाएंगे तो वो हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है हेल्प। फिर F2 जो है वो किसी भी चीज़ को, यानी कि अगर हमने फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है या फाइल को सेलेक्ट किया है तो उसको रीनेम करने के लिए F2 का शॉर्टकट इस्तेमाल होता है।
इसके अलावा F3 है, ये सर्चिंग का, मसलन अगर हमने कोई फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है तो उसके अंदर कोई फ़ाइल ढूँढना चाहते हैं, 500 या 600 या बहुत ज़्यादा पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर हमने कोई स्पेसिफिक फ़ाइल ढूँढनी है तो F3 दबाएँगे तो वो सर्च वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जब F3 दबाया था तो इधर सर्च वाला ऑप्शन ये खुल जाता है। इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो जो भी चीज़ें इस फ़ोल्डर के अंदर, स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर होंगी, वो हमें सर्च करके दिखा देगा। इसके बाद F4 है, जो कि अगर हमने किसी भी फ़ोल्डर का पूरा एक पाथ देखना हो कि शुरू में लेके एंड तक, फ़र्ज़ करें सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर माई डॉक्यूमेंट है, माई डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर इमेजेस हैं, इमेजेस के अंदर फिर कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर है, तो इसका अगर हमने पूरा एक पाथ देखना हो तो उसके लिए हम F4 दबाते हैं। तो जब F4 दबाएंगे तो इस तरह आपको एक पाथ नज़र आएगा ऊपर। जिस तरह ये ई ड्राइव है उसके अंदर ऑल सी शार्प के हैं और उसके अंदर प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड है, उसके अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये एक फ़ाइल तक हम पहुँच जाते हैं। तो इसका अगर हमने पाथ देखना हो तो ये हम F4 दबाकर शो एड्रेस बार कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने पूरा उसका एड्रेस बार देखना हो तो F4 दबा देते हैं। अगर हम Alt जमा F4 दबाएंगे तो वो क्या करेगा, जो विंडो एक्टिव विंडो है उसको वो क्लोज़ कर देगा। बेशक वो ऑफिस की है, PDF की है, या इमेज है, या वीडियो चल रही है पावर पॉइंट पे, या किसी और पे कोई हम काम कर रहे हैं, तो Alt जमा F4 दबाएंगे तो वो विंडो, जो भी एक्टिव विंडो आपके सामने नज़र आएगी, वो क्लोज़ हो जाएगी। जब हम F5 दबाते हैं तो ये रिफ़्रेश या अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन हम ब्राउज़िंग पे कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अगर कोई नेट का इशू बन गया तो हम बार बार रिफ़्रेश करते हैं, तो हम F5 के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। रिफ़्रेश या अपडेट कोई भी चीज़ करनी हो तो F5 दबाते हैं। इसके बाद जो नई की आ रही है वो है F10। F10 किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमने मेन्यू के अंदर जो भी एटम्स पड़ी होती हैं, जिस तरह ये एटम्स पड़ी हैं, होम है, कन्वर्ट है, एडिट है, कमेंट्स हैं, व्यू है, इसी तरह होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, तो इनके आगे मज़ीद शॉर्टकट की होते हैं। अगर हम माउस इस्तेमाल ना करें तो जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो इन्हीं को चीज़ को इस्तेमाल करके फटाफट काम कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो F10 है। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो F10 दबाएंगे तो आपको उसकी मज़ीद जो स्मॉल कीज़ हैं वो शो हो जाएगी। फ़र्ज़ करें मैंने कोई ये PDF वाली फ़ाइल ओपन की हुई थी, तो मैंने F10 दबाया तो यहाँ H आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ E आ गया। तो जब मैं H दबाऊँगा तो ये मुझे होम पे ले जाएगा, जब मैं डायरेक्ट R दबाऊँगा तो ये मुझे कमेंट्स पे ले जाएगा, अगर V दबाऊँगा तो ये मैं व्यू पे ले जाएगा। तो इस तरह ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कि F10 के ज़रिए हमें मज़ीद नज़र आती हैं। यानी कि शॉर्टकट ऑफ द ओपन विंडोज़ मेन्यू एटम, यानी कि जो विंडो आपके सामने ओपन है उसकी जो मेन्यू के अंदर एटम्स अवेलेबल हैं उनके शॉर्टकट की हमें F10 के ज़रिए नज़र आते हैं। इसके बाद है शिफ्ट जमा F10। पहले सिर्फ F10 था, अब शिफ्ट जमा F10 ये होता है कि जब हम कोई भी एटम को सिलेक्ट करते हैं तो माउस के ज़रिए जब राइट क्लिक करते हैं तो एक बड़ी सी विंडो ओपन हो जाती है। यानी कि होती तो वो साइज़ में स्मॉल है लेकिन लेंथ में वो बड़ी होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी होती हैं। आप इसकी एग्जांपल ये देख सकते हैं कि ये एक फ़ाइल है F61। तो जब इसके ऊपर मैंने शिफ्ट प्लस F10 दबाया तो ये एक पूरी एक विंडो ओपन हो गई, ये वाली, जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, सेंड, रीनेम, प्रॉपर्टी हर चीज़ आ जाती है। तो इसको हम शॉर्टकट की के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं, बजाय के माउस के ज़रिए राइट क्लिक करके हम आएँ तो इस डायरेक्ट अगर हम शिफ्ट प्लस F10 दबाएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है। यानी कि इसको कहते हैं प्रॉपर्टी विंडो, या जिसके अंदर तमाम एटम्स अवेलेबल होती हैं। तो इसको शो करवाने के लिए शिफ्ट प्लस F10 इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल जमा राइट, तो इसके लिए जब हम कोई MS वर्ड के ऊपर का काम कर रहे हैं तो कंट्रोल जमा राइट दबाते हैं तो वो अगले लफ्ज़ पे चला जाता है बजाय कि एक एक लेटर के। इसी तरह अगर हम कंट्रोल जमा लेफ़्ट दबाएंगे तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा एक लफ्ज़ के बजाय कि एक एक लेटर के, वो पूरा एक लफ्ज़ पीछे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम कंट्रोल जमा अप दबाते हैं तो वो क्या करेगा, जो ऊपर वाला पैराग्राफ होगा उसके स्टार्टिंग में चला जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द अपर पैराग्राफ। अगर हम कंट्रोल जमा डाउन दबाते हैं तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग ऑफ द लोअर पैराग्राफ के ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला पैराग्राफ होगा उसके स्टार्टिंग पे चला जाएगा। इसके बाद बैक स्पेस क्या है, अगर हमने कोई फ़ोल्डर ओपन किए हुए हैं तो जब हम बैक स्पेस दबाते हैं तो वो प्रीवियस जो फ़ोल्डर होता है या अपर फ़ोल्डर होता है या अप की तरफ जो फ़ोल्डर होते हैं वहाँ चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर C है, C के अंदर डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर इमेजेस है, इमेज के अंदर कोई और नेम रखा हुआ है
तो अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे इमेजेस के ऊपर तो वो डाउनलोड के ऊपर बैक स्पेस दबाएंगे तो वो सी में आ जाएगा, सी में बैक स्पेस दबाएंगे तो वो माइक्रोमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह ये अप की तरफ मूव करता है। तो इस तरह ये काम करता है कि अगर हमने फोल्डर के ऊपर की तरफ जाना हो, यानी कि एक हायरार्की होती है, ऊपर की तरफ जाना हो तो ये बैक स्पेस के जरिए करते हैं। कंट्रोल जमा ए, अगर हम फोल्डर के अंदर मुख्तलिफ एटम्स भरी हैं और उन सब को सिलेक्ट करना हो तो हम डायरेक्ट कंट्रोल जमा ए दबा देते हैं तो वो तमाम की तमाम एटम सेलेक्ट हो जाती हैं। थोड़ी एटम हो तो हम माउस के जरिए सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एटम्स हों, 1000 पिक्चर हैं, 2000 पिक्चर हैं, तो बजाय कि उसको माउस के जरिए सेलेक्ट करें, डायरेक्ट हम कंट्रोल जमा ए दबाएँ तो वो तमाम की तमाम सेलेक्ट हो जाती हैं। सिलेक्ट ऑल। फिर अगर हम एंटर दबाते हैं, यानी कि पहले हमने देखा था कि अगर हमने बैक स्पेस दबाई तो फोल्डर के अपर की तरफ जा रहा था, लेकिन हम फोल्डर के ऊपर आके एंटर दबाते हैं तो वो मज़ीद अंदर एक फ़ोल्डर में चला जाएगा, यानी कि मूव इन टू फोल्डर। जिस तरह अगर सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर सजाद है, सजाद के अंदर माई डॉक्यूमेंट है, माई डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड है, तो इस तरह नीचे 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 की तरफ आता जाएगा। तो हम ये सब एंटर की मदद से करते हैं। आल्ट जमा एंटर। आल्ट जमा एंटर ये होता है कि अगर हमने कोई एटम सेलेक्ट की हुई है, मसलन कोई इमेज है या कोई वीडियो है या PDF फाइल है, कोई भी चीज़ भरी है, उसको सिलेक्ट किया और आल्ट जमा एंटर दबाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ विंडो होती हैं वो शो हो जाएगी। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक ये फ़ाइल थी F61, यानी कि PNG ये फ़ाइल है, तो मैंने इसके ऊपर आल्ट जमा एंटर प्रेस किया तो इसकी जो प्रॉपर्टी विंडो है ये ओपन हो गई, यानी कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि ये क्या क्या है और इसके डिमेंशन क्या है, जो भी इस आइटम की प्रॉपर्टी होती है वो शो करवा देता है। शिफ्ट जमा एंटर। शिफ्ट जमा एंटर दबाएंगे तो जो सिलेक्टेड एटम होती है वो ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इमेज है उसके ऊपर मैंने शिफ्ट जमा एंटर दबाया तो वो इमेज ओपन हो जाएगी। इस तरह अगर मूवी है या ऑडियो है या वीडियो है, जो भी है, तो उसको हम शिफ्ट जमा एंटर दबाएंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी, वो ऑडियो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट जमा एंटर, यानी कि किसी भी चीज़ को प्ले करने के लिए, जो हम नॉर्मली डबल क्लिक के जरिए करते हैं। ओपन एटम। विंडो जमा एम, यानी कि अगर हमने इकट्ठी कोई विंडो खोली हुई है, कोई 5-6 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन सबको अगर हमने मिनिमाइज़ करना हो तो विंडो जमा एम दबा देंगे तो जो तमाम की तमाम विंडो ओपन थी वो तमाम की तमाम मिनिमाइज़ हो जाएंगी। और इसके जो उल्टा है, विंडो जमा शिफ्ट एम दबाएंगे तो वो जो तमाम की तमाम विंडो हमने मिनिमाइज़ की थी वो सारी रिस्टोर हो जाएंगी, यानी कि दोबारा वो मैक्सिमम हो जाएंगी। इसके अलावा विंडो जमा ई है। अगर हमने डायरेक्ट माइक्रोमीटर ओपन करना हो तो विंडो जमा ई दबाएंगे तो वो माइक्रोमीटर को ओपन कर देगा। इसके अलावा विंडो जमा एफ़ है। एफ़ नॉर्मली फाइंड यानी कि सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम विंडो जमा एफ़ दबाएंगे तो वो पूरे एक फ़ोल्डर के अंदर, जो करंट फ़ोल्डर है उसके अंदर सर्चिंग करेगा। लेकिन अगर हम विंडो जमा कंट्रोल F दबाएंगे, क्या करेगा, ये तमाम के तमाम फ़ोल्डर्स, तमाम फाइलें जो भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, ना कि करंट फ़ोल्डर बल्कि पूरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जितनी भी फ़ोल्डर्स हैं, उनके अंदर सर्च करेगा। यानी कि फ़र्क ये है कि अगर हम विंडो जमा F दबाएंगे तो वो करंट फ़ोल्डर में सर्च करेगा, विंडो जमा कंट्रोल जमा F दबाएंगे तो वो पूरे कंप्यूटर में सर्च करेगा। तो इसका आंसर है सर्च इन कंप्यूटर। विंडो जमा F1 तो होता ही हेल्प के लिए है, तो ये भी हेल्प के लिए इस्तेमाल होगा। बेशक आप F1 अकेला दबाएं या विंडो जमा F के साथ दबाएं। विंडो जमा L, ये अगर हमने कीबोर्ड को लॉक करना हो तो हम उसके लिए विंडो जमा L दबाते हैं तो लॉक हो जाता है कीबोर्ड। टैब का ऑप्शन ये होता है अगर हम कोई फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे हैं या वैसे ऑफलाइन भी फिल कर रहे हैं, तो बजाय के नेम, फिर इस तरह मुख्तलिफ फील्ड बनी होती हैं, नेम, CNSC और मुख्तलिफ जो ऑप्शन होती हैं, तो उसको हम जब सेलेक्ट करते हैं माउस के ज़रिए तो ये काम हम टैब के ज़रिए भी कर सकते हैं। टैब में ये होता है कि आपने पहला काम कर लिया, यानी कि नेम लिखा, अब फादर नेम लिखना है तो टैब दबा के ऑटोमेटिक वो नीचे वाले ऑप्शन में आ जाता है कर्सर, उसमें डाटा फिल किया, फिर टैब दबाया तो फिर कर्सर अगले आइटम्स की तरफ मूव हो जाता है। यानी कि जितनी भी हमने आइटम फिल करनी होती हैं फॉर्म के ऊपर, उन सब के ऊपर बारी बारी टैब के ज़रिए हम पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जो टैब इस्तेमाल होती है वो क्या करती है, मूव नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन यूज होती है वहाँ मूव करने के लिए टैब का बटन इस्तेमाल करते हैं। आल्ट जमा टैब, अगर हमने मुख्तलिफ विंडोज़ ओपन की हुई हैं तो एक विंडो से दूसरी विंडो की तरफ जाना हो बगैर माउस के
तो आर्ट जब हम टैब दबाते हैं तो वो दूसरी विंडो की तरफ मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये रिकॉर्डिंग वाली विंडो ओपन की है तो मैंने दूसरी विंडो की तरफ जाना है जो कि इंटरनेट ऑनलाइन अवेलेबल है, यानी कि क्रोम है या मोजिला है। तो मैंने क्या करना है, बजाय कि माउस के ज़रिए मैं डायरेक्ट आल्ट जब मैं टैब दबाऊँगा तो मुझे इंटरनेट पे डायरेक्ट ले जाएगा। मूव वन टैब टू अदर। शिफ्ट 5 टाइम, अगर हम शिफ्ट को 5 दबा दबाएं तो स्टिकी की ओपन हो जाती हैं। तो इसका आंसर है स्टिकी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।